सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम कुंडली के दो दुर्योग के बारे में चर्चा करेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो दोनों, सूर्य को भी ग्रहण लगता है राहु केतु द्वारा और चंद्रमा को भी लगता है। तो ये दोनों एपिसोड हम आज एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि यह सीरीज जो हमारा योग दुर्योग वाला है वो जल्दी खत्म हो, ताकि आगे एक और सीरीज स्टार्ट करूँ और बहुत अच्छा टॉपिक आपको दे सकूँ। तो इसको एक ही एपिसोड में ख़त्म करते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को, और साथ में कैसे बनता है, क्या प्रभाव पड़ता है और इसका सबसे सटीक उपाय क्या है जिससे इसको खत्म करके बिल्कुल सामान्य ग्रह का रिजल्ट ले सकते हैं, या ग्रह मतलब यह जो ग्रहण दोष है वह बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा क्या उपाय होता है और इसको कैसे देखा जाना चाहिए, सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि कृपया करके सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए चंद्रमा से स्टार्ट करता हूँ, फिर सूर्य की भी चर्चा कर लेंगे हम। मित्रों, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और जब चंद्रमा को राहु या केतु के द्वारा, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि राहु के साथ चंद्रमा, मतलब चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों में से कोई भी साथ में युति में हो जाए तो यह बनता है ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण बनता है। तो चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, और जब चंद्रमा को राहु या केतु के द्वारा ग्रहण लगाया जाता है तो मतलब ग्रहण लग जाता है तो आपका मन प्रभावित होता है, आप प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका मन ही आप है तो आप प्रभावित होते हैं। चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण से मन अशांत रहना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक बीमारी, मानसिक परेशानी, आपका मन बेचैन रहना, अशांत रहना, कल्पनाओं में खोए रहना, माता संबंधी परेशानी, आत्मविश्वास में कमी, कभी कभी डिप्रेशन में आदमी आत्महत्या तक का विचार मन में ला देता है, तथा पैसे संबंधी समस्या भी होती है। बहुत तरह की परेशानियां देता है चंद्र ग्रहण। जबकि चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि किसी ग्रह की महादशा चल रही हो आपकी तो आप चंद्रमा से गणना कर सकते हैं कि उस ग्रह की महादशा कैसी जाएगी। चंद्रमा से जिस भाव में वह ग्रह आएगा जिसकी महादशा चल रही है, उसके अनुसार आप उसके फल का निर्धारण कर सकते हैं कि वह महादशा आपके लिए कैसे जाएगी। अगर चंद्रमा से शुभ भाव में वह ग्रह है जहाँ उसकी महादशा आई है जिस ग्रह की, तो वह अच्छा फल देता है मित्रों। तो चंद्रमा से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। कैसे बनता है? जब चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो जाए तो चंद्र ग्रहण बनता है। तो यह किस भाव में बन रहा है यह देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस भाव को प्रभावित करेगा ही, साथ ही उनकी सातवीं दृष्टि जहाँ जा रही है उस भाव को भी पूरी तरह से प्रभावित करेगा। अब अगर मान लीजिए ये सिंह लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव में चंद्रमा, द्वितीय भाव की बात कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, द्वादश भाव में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि द्वितीय भाव में, यहाँ भी आप जान सकते हैं, इन भाव पर दृष्टि आएगी तो दोनों घरों को प्रभावित करेंगे। चलिए कहीं भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ यहाँ राहु आ जाए या केतु आ जाए तो यह बनेगा चंद्र ग्रहण, ग्रहण दोष बनेगा। तो द्वितीय भाव में जब चंद्रमा के साथ राहु या केतु आए, या लग्न में आए, तृतीय में आए, चतुर्थ में आए, पंचम में आए, षष्टम में, अष्टम में, नवम में, दशम में, द्वादश में, कहीं भी आए चंद्रमा के साथ राहु और केतु, तो यह ग्रहण दोष बनेगा। मैं आपको एक भाव में बता देता हूँ, उसी के तरह आप हर भाव में रिजल्ट देख सकते हैं। बस कहीं भी रहेगा राहु केतु के साथ, कहीं भी चंद्रमा रहेंगे युति में तो वह ग्रहण दोष होता है। तो उसका प्रभाव कैसे देखा जाना चाहिए इसकी मुख्य चर्चा करने वाले हैं हम, तो यह मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि द्वितीय भाव में चंद्र ग्रहण बना है तो यहाँ ये भाव किस चीज़ को दर्शाता है? आपके धन संबंधी, धन संचय को दर्शाता है, धन को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, वाणी को दिखाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो सबसे पहले आपकी धन अर्जित नहीं करने देगा यह युति, धन संचय में हमेशा कमी रहेगा, धन की कमी हमेशा लगी रहेगी, धन संचय नहीं कर पाएंगे। परिवार वालों से नहीं बनने देगा, दूरी हो जाएगी, परिवार वालों से, हित रिश्तेदारों से दूरी हो जाएगी। आपकी वाणी पूरी तरह खराब कर देगा यह, गलत चीज़ें मुंह से निकल जाएंगी, गलत चीज़ें होंगी आपसे जिससे लोगों से दूरी बनेगी, आपका घाटा होगा, परेशानियों में होंगे। अब इनकी सातवीं दृष्टि जाएगी इस अष्टम भाव पर, तो यहाँ इनकी जब दृष्टि इस भाव पर जाएगी तो इस भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव फल देंगे।
तो 8वें घर पर जा रही है, 7वीं दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर जा रही है। तो फालतू की चिंता होगी, फालतू की परेशानियां होंगी, नकारात्मक विचार आपके मन में आएगा और नेगेटिव आपकी थिंकिंग हो जाएगी। जो भी थिंकिंग है, जो भी सोच रहे हैं, वो कभी मन में आपके पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी, नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। मेंटल डिसऑर्डर करेगा, स्वास्थ्य समस्या भी देगा। मतलब जिस भाव में ग्रहण दोष होगा वह भाव और जहाँ दृष्टि जाएगी वह दोनों भाव और दोनों जगह यह नेगेटिव फल देता है, आपको परेशानियां देता है। अब आपको यह देख लेना जरूरी है कि इनकी डिग्री कितनी है। मित्रों, यहाँ आपने देखा कि यहाँ बना हुआ है, तो इस भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, साथ में यहाँ की भी मिलेगी। लेकिन आपको यह देखना है कि दोनों की डिग्री कितनी है। डिग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप इनकी गणना कर सकते हैं। क्या यह क्लोज कंजंक्शन में हैं या दूर हैं। अगर चंद्रमा मान लीजिए कि 5 डिग्री 6 डिग्री के हैं और राहु केतु 26, 27, 28, 29 डिग्री हों, तो राहु केतु में इतना बल नहीं है कि वह ग्रहण लगा सके। उस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि यहाँ चंद्रमा में बल है लेकिन राहु केतु में बल नहीं है, तो इनकी उतनी क्षमता नहीं होगी चंद्रमा को प्रभावित करने की। तो उस ग्रहण दोष का बहुत ना के बराबर आप पर असर होगा, क्योंकि राहु या केतु मृत के करीब होंगे तो उनका प्रभाव उतना नहीं होगा। ग्रहण तो जरूर होगा पर ग्रहण के बल में ना के बराबर ताकत होगी, इसलिए ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। वहीं अगर चंद्रमा 12 डिग्री 15 डिग्री के हैं, यानी 100% रिजल्ट दे रहे हैं, और राहु केतु 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हों या 28-29 डिग्री हों, तो यह ग्रहण दोष प्रभावहीन होगा, ना के बराबर इसमें बल होगा और ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है आपको। क्योंकि राहु केतु में बल ही नहीं है, इसलिए यह ग्रहण दोष ज़्यादा प्रभावी हो ही नहीं सकता। अब यह भी देखिए कि चंद्रमा और राहु केतु में से कारक और मारक कौन है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज है कि अगर बन रहा है युति तो उस भाव को प्रभावित करेगा, 7वें दृष्टि से 7वें भाव को भी प्रभाव में देगा। अगर लग्न में बना है तो यहाँ को भी प्रभाव करेगा और लग्न में भी। अगर चतुर्थ में बना है तो चतुर्थ को भी प्रभावित करेगा, दशम को भी प्रभावित करेगा। तो डिग्री जरूर देख लीजिए। अगर कि कोई मृत अवस्था में है, बलहीन है, तो उस मतलब कि इस ग्रहण दोष का उतना प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा, ना के बराबर होगा। क्योंकि उस ग्रह में जब बल ही नहीं रहेगा तो आपको क्या प्रभाव देगा, ये सोचने वाली और बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव्ड बातें हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो डिग्री कभी भी देखें। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे देखा जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि चंद्रमा और केतु या राहु की कहीं भी बनी हुई है, आपकी युति बनी हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पर लग्न में चंद्रमा, आप सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रमा और राहु हैं, तो मित्र राशि में चंद्रमा है। हालांकि द्वादश हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अच्छे होंगे। माना जाए तो चंद्रमा राहु से बेटर है। तो यहाँ आपको राहु का उपाय करना है। राहु अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बना है चंद्रमा राहु का, तो राहु अपने मित्र राशि में है, तो यहाँ राहु से प्रॉब्लम नहीं, चंद्रमा से प्रॉब्लम होगी। इसी तरह आपको देखना है, यहाँ बना है तो चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं और राहु भी यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों का उपाय करना है आपको। यहाँ पर अगर बना है तो मान लीजिए चंद्रमा और राहु है, तो राहु यहाँ मित्र राशि में है और 3rd हाउस में बहुत अच्छे कारक हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा यहाँ नेगेटिव होंगे। वैसे भी कुंडली में नेगेटिव स्थान के मालिक है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु शत्रु राशिस्थ होकर मारक हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा अपने मित्र राशि में है, तो चंद्रमा से आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी राहु से होगी। तो ये चीज़ें देखनी जरूरी है कि जब राहु या केतु की युति चंद्रमा के साथ हो रही है तो इन दोनों में मारक कौन है और योग कारक, मतलब कि कारक और अकारक कौन है। हो सकता है कि चंद्रमा कारक हो और राहु केतु मारक हो, राहु या केतु में से कोई मारक हो। ये भी हो सकता है कि राहु या केतु वहाँ पर कारक हो, जैसे इस भाव में, और चंद्रमा वहाँ पर मारक हो। तो जो ग्रह आपके अकारक है कुंडली में, उसका उपाय आपको करना है, और जो ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव है उसको और बलवान करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो हम उपाय क्या कर सकते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, शंकर भगवान को दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इससे चंद्रमा और अच्छे हो सकते हैं, आपके अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य होंगे। राहु अगर मारक है तो राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम राम राहुवे नमः, या केतु है तो ओम के केतुवे नमः का कर सकते हैं। जल में तिल डालकर अभिषेक कर सकते हैं, केतु के लिए उजला और राहु के लिए काला तिल डालकर। तो इससे इनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, और जो
जब ये प्रभाव ही खत्म हो जाएगा तो ग्रहण दोष आप पर रहेगा ही नहीं। एक तो आप बीज मंत्र करेंगे, ऊपर से दूसरा अभिषेक भी कर रहे हैं शंकर भगवान का, और उससे भी बेटर है आप दान भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राहु केतु बुरे हैं तो राहु से रिलेटेड काली चीज़ों का दान कीजिए, केतु से रिलेटेड चीज़ों का दान कीजिए, तो वह ग्रहण दोष खुद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है, आपने उसका दान करके उसको निष्फल कर दिया, तो यह ग्रहण दोष आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। आइए मित्रों, अब चर्चा कर लें हम सूर्य के बारे में। सूर्य की भी चर्चा कर ले, सूर्य ग्रहण भी, क्योंकि ये एपिसोड मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए सोचता हूँ कि इसी एपिसोड में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को क्लियर कर लिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, लंबा यह एपिसोड ना हो योग दुर्योग वाला। तो चलिए सूर्य की चर्चा करें। तो सूर्य केतु या सूर्य राहु साथ होंगे तो ग्रहण दोष बनता है। हम यहाँ सूर्य ग्रहण दोष के नाम पर चर्चा करेंगे, पितृ दोष की बात नहीं करेंगे। जबकि किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास होगा तो उस व्यक्ति को सूर्य ग्रहण लगता है, तो पितृ दोष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सूर्य ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। इसका प्रभाव जानिए। सूर्य आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपके कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य को ग्रहण लगा तो बिजनेस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके आत्मविश्वास को ग्रहण लगेगा। संघर्ष बढ़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा, आत्मविश्वास में कमी होगी, पिता संबंधी परेशानी होगी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, जो कि होता है और मैंने देखा है। अब अगर जिस भाव में यह ग्रहण दोष होगा वहाँ तो प्रभाव देगा ही, 7th हाउस पर भी देगा। अब मान लीजिए कि सूर्य और राहु यहाँ पर हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये भी स्थिति स्पष्ट यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि हो सकता है कि दोनों कारक हो जाएं उस कुंडली में। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो सूर्य दिग्बली होते हैं और राहु दशम में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, जब दोनों कारक हो जाएंगे तो यहाँ ग्रहण दोष तो लगेगा, ये तो निश्चित है कि ग्रहण दोष लगेगा और आपको प्रभाव भी देगा। लेकिन अब यहाँ करना क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब कुंडली में दोनों कारक हो जाए और ग्रहण दोष लग गया है, राहु या केतु सूर्य के साथ हो और ग्रहण दोष लगा है और दोनों कारक हो, तो इनमें से जो बेस्ट है आपके लिए उसको चुनाव करना है, और जो आपके लिए सेकेंडरी है उसे दान के माध्यम से हल्का कर देना है, कम कर देना है, तो परेशानियाँ आपके लिए नहीं होंगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि सूर्य को हमने रख लिया और राहु या केतु हैं, इनको रख लिया, तो सूर्य यहाँ पर लगने से, या कोई भी लगने की कुंडली हो, सूर्य अगर कारक हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो चतुर्थ में यहाँ पर सूर्य मित्र राशि में अगर मान लीजिए हैं, तो राहु यहाँ पर शत्रु राशि में होंगे। तो क्या करेगा यहाँ पर, अगर ग्रहण दोष लग रहा है तो आपके आत्मविश्वास में कमी करेगा, मकान में, वाहन में, सुख सुविधाओं में परेशानी देगा, माता संबंधी परेशानी देगा, बहुत तरह की समस्याएं होंगी, सुखी जीवन में परेशानियां होंगी। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी दशम भाव पर, तो आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेगा, आपके करियर को प्रभावित करेगा, जीवन में स्ट्रगल होगा, नौकरी व्यवसाय जहां करते होंगे वहां उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, पिता संबंधी समस्याएं भी दे सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होगी। कहीं भी बनेगा और दोनों में से एक का कारक हो या मारक हो, या दोनों ही अकारक हो या दोनों ही मारक हो, तो भी आपको परेशानियां देगा, क्योंकि ग्रहण दोष तो बनेगा ही बनेगा। उस स्थिति में आपको जो भी अकारक है उसका उपाय करना है। तो यहाँ पर सूर्य कारक होंगे, बहुत अच्छे हैं, दोनों को देख लेना है कौन कारक है कौन मारक है। सूर्य यहाँ पर कारक है, राहु यहाँ पर शत्रु राशि में है, कारक है। अगर राहु को आप नेगेटिव जो हैं उनको आप दान के द्वारा शांत कर देते हैं, पूजा पाठ के द्वारा शांत कर देते हैं, तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा और आप पर 1% भी असर नहीं होगा। तो यह चीज़ें देखनी है। अब यहाँ डिग्री भी देखिए, अगर सूर्य या राहु केतु में से कोई 28-29 डिग्री हो या 1-2 डिग्री हो, या दोनों, मान लीजिए कि सूर्य भी यहाँ 26-27 डिग्री हैं और राहु देव भी 27-28-29 डिग्री हैं, तो यह ग्रहण दोष का प्रभाव आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें बल ही नहीं कि नेगेटिव प्रभाव देंगे। अब इनमें क्लोज कंजंक्शन भी देखना है आपको। मान लीजिए सूर्य देव 1 या 2 डिग्री हैं या 3 डिग्री हैं और राहु देव वहीं पर 28, 29, 30 डिग्री हैं, 28 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री हैं, तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी हो जा रही है इनमें। क्लोज कंजंक्शन में होते, नज़दीक होते डिग्री वाइज, तो यह ज़्यादा प्रभावी होता। बहुत ज़्यादा दूर हो जाने के कारण यह आपका ग्रहण दोष प्रभावी नहीं होगा। करीब हो तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों की दूरी बहुत हो जाएगी। अगर यहाँ इस तरह की स्थिति बनती है तो राहु के तो 29 डिग्री 28 डिग्री हो गए और सूर्य 1 डिग्री 2 डिग्री हो, तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो इससे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य देव 1 डिग्री के हैं और राहु देव 29 डिग्री के हैं, तो क्या होगा, 29 से आगे बढ़ेंगे तो राहु देव नेक्स्ट भाव में मूव कर जाएंगे और ये 1 से कम होंगे तो यह आ जाएंगे अपने पिछले भाव में। तो इस ग्रह दोष का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही नहीं, इसलिए डिग्री जरूर देखना है आपको, हर हालत में देखना है। अब उपाय की बात करें, अब यह देखना है आपको कि सूर्य राहु केतु में से कौन से कारक हैं, कौन से मारक हैं। जो मारक है उसका उपाय करना है। हो सकता है सूर्य अच्छे हों, राहु केतु बुरे हों, हो सकता है राहु केतु अच्छे हों, सूर्य बुरे हों। तो जो भी आपकी कुंडली में कारक है, मारक है, उसका उपाय आपको करना है, शांत करना है। अगर आप नेगेटिव ग्रह को शांत कर देते हैं तो यह ग्रह अपना प्रभाव ग्रहण दोष बिल्कुल नहीं दे पाएगा, वह खत्म हो जाएगा यह ग्रहण दोष। तो बेस्ट उपाय आपको बता रहा हूँ, बीज मंत्र करें। जो भी नेगेटिव है उसका बीज मंत्र कीजिए। राहु या केतु का दान करें। अगर ये खराब है तो दान आपको करना है। राहु का दान है काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा आदि का। भोलेनाथ को जल में तिल मिलाकर जल दें। प्रतिदिन ओम राम राहुवे नमः का पाठ 108 बार प्रतिदिन करें। केतु का दान उजला तिल, उजला कपड़ा, उजला ये सब हुआ। और आई ड्रॉप्स भी केतु को दिया जा सकता है दान में। तो ये सब चीज़ें करें। ओम केम केतुए नमः का पाठ कर सकते हैं। भोलेनाथ को जल में उजला तिल मिलाकर प्रतिदिन जलाभिषेक करें तो इसका प्रभाव केतु का खत्म हो जाएगा। सूर्य को अगर दान सूर्य का करना है, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो गेहूं का, गुड़ का, तांबे का दान कर सकते हैं। ओम हाम ह्रीम होम स सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। या सूर्य को मजबूती देना है और राहु को कम करना है तो राहु का दान कीजिए और सूर्य को इन मंत्रों के द्वारा, इन बीज मंत्रों के द्वारा और मजबूत करें। दान नहीं करना है, अगर अच्छे हैं तो केवल बीज मंत्र करना है। सूर्य को मजबूत करना है तो तांबे का टुकड़ा जेब में रखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए तथा तांबे का कड़ा अपने हाथ में पहनिए। आइए कुछ और उपाय की बात करें। जबरदस्त उपाय आपको राहु का बताने जा रहा हूँ। अगर राहु के द्वारा चंद्रमा या सूर्य को ग्रहण लगा है तो बिल्कुल आसानी से आप भी उसे ठीक कर सकते हैं। 1 किलो जौ दूध में भिगोकर राहु से परेशान जातक के सिरहाने रखिए। दूध में भिगोकर 1 किलो जौ को सुबह उस जौ को पक्षियों को या जल में प्रवाहित कर दे। अगर मानसिक अशांति है, शारीरिक परेशानी, यहाँ तक डिप्रेशन में भी है, जातक आत्महत्या करने का भी विचार आ रहा है या आर्थिक तंगी में भी है तो यह उससे बाहर निकल जाएगा। दूसरा उपाय, 500 ग्राम जौ को दूध में धोकर लगातार 7 दिन तक जल में प्रवाहित कीजिए। इससे भी राहु का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इससे राहु परेशान करना छोड़ देंगे। अगर रात में को नींद नहीं आ रही है आपको तो आप दूध में जौ को भिगोकर सिरहाने रखिए, नींद आने लगेगी। नींद के लिए तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रोज रखें और उससे भी आपको नींद आने लगेगी। अगला उपाय बताता हूँ। 1.25 किलो जौ 1 किलो दूध में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर किसी भारी सामान के नीचे दबा दें अंधेरे कोठरी में। इससे आपका राहु का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। राहु के लिए स्पेशल उपाय था ये मित्रों। अब देखिए, चंद्रमा को ग्रहण लगा है तो भूल कर भी चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान न करें। अगर चंद्रमा आपके स्ट्रांग हो तो, अच्छे हो तो, इससे चंद्रमा कमजोर होंगे और राहु का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन यह देख लीजिए कि चंद्रमा कारक है या नहीं। अगर चंद्रमा कारक है तो आपको दान वगैरह नहीं करना है, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का और मजबूत करना है। सूर्य को ग्रहण लगा है तो सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान ना करें। अगर सूर्य स्ट्रांग है तो इससे सूर्य का प्रभाव घटेगा और राहु मजबूत होंगे। ये देख लीजिएगा कि सूर्य स्ट्रांग है या अकारक है। अकारक हैं तो दान कर सकते हैं, कारक हैं तो भूल कर भी उन्हें दान मत कीजिएगा। अतः इनका दान न करें। अगर ये मजबूत होंगे तो आपके पक्ष में होंगे, अगर कारक हैं कुंडली में तो। अब राहु की दान की बात करें। अगर आप राहु का दान करेंगे तो ग्रहण का प्रभाव खत्म होगा। अगर राहु नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो राहु कमजोर होंगे। नेगेटिव ग्रह का दान करने से वह कमजोर होता है तो यह प्रभाव डिप्रेशन, मानसिक समस्या, शारीरिक परेशानी खत्म हो जाती है। अगर राहु केतु नेगेटिव हो तो इनका दान कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का कड़ा हाथ में पहने, चांदी का चैन गले में पहने, उजली टोपी, उजले कपड़े पहन सकते हैं। इससे चंद्रमा को कलर थेरेपी भी मिलेगी, चंद्रमा बलवान होंगे। पूर्णिमा को खीर खाएं, छत पर रख दें खीर को कुछ देर और उसको खाएं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सूर्य को इसी तरह सूर्य के रंग के कपड़े पहने। अगर सूर्य को मजबूत करना है तो पिता का आशीर्वाद लें, सूर्य स्ट्रांग होंगे। अगर
सूर्य कुंडली में कारक हैं, तो अगर सूर्य या चंद्रमा मारक हो तो दान करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नेगेटिव प्रभाव से रोकना है तो उनका दान करना होगा। लेकिन अगर कारक हैं तो भूल कर भी दान मत कीजिएगा, सिर्फ राहु केतु का उपाय करना है ताकि सूर्य या चंद्रमा और मजबूत हो, क्योंकि मजबूत करना है आपको और उन्हें दबाना नहीं है। तो राहु और केतु नेगेटिव है तो राहु केतु का दान करना है, सूर्य चंद्रमा का नहीं। तो चलिए मित्रों, यह एपिसोड आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।